अस्सलामुअलैकुम दोस्तों और साथियों, उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। आज की इस वीडियो में हम ये वीडियो बहुत अहम है क्योंकि अक्सर लोगों के सवालात भी होते हैं और अक्सर लोगों के मसाइल में ये चीज़ होती है कि उनको विटामिन डी की कमी का वो शिकार होते हैं और उनको आइडिया नहीं होता। तो आज की इस वीडियो में हम इसकी कमी की अलामात जो होती हैं उस पर बात करेंगे। वो कौन सा एक इंतहाई अहम टेस्ट है जिसको हम गोल्ड स्टैंडर्ड टेस्ट कहते हैं कि ये लाजमी करवाना चाहिए, उसकी बात करेंगे। और उसके बाद फिर कि इसको मैनेज कैसे किया जाता है, कैसे इसका इलाज किया जाता है। अगर तो विटामिन डी की कमी की अलामात की बात की जाए तो ज़रूरी नहीं है कि सब लोगों को ये अलामात आएँ। कुछ लोगों को आएंगी, कुछ को नहीं आएंगी, और वहाँ पे अहमियत आएगी टेस्ट को करवाने की। लेकिन जिनको आती है उनको तो बाज़-औक़ात पट्ठों और हड्डियों में कुछ अलामात होती हैं और कुछ उनको आम अमूमी अलामात होती हैं। जो पट्ठों की और जो हड्डियों की अलामात होती हैं, जिसको हम मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम की जो सिम्टम्स कहते हैं, तो उनमें शामिल है कि जैसे बाज़ लोगों को दर्द रहता है, हड्डियों में दर्द रहता है, बोन पेन रहता है, ख़ास तौर पे उनके कमर में, ख़ास तौर पे उनके जो कूलों वाले साइड पे, हिप्स में और टांगों में। इसी तरह से बाज़ लोगों को पट्ठों की कमज़ोरी महसूस होती है, कड़ल महसूस होती है। और अब जो हड्डियों की कमज़ोरी की अगर हम बात करें पट्ठों के अलावा, तो वो दो किस्म की यानी हो सकती है कि बड़ों में उसको हम ओस्टियोमलेशिया कहते हैं कि जब आपकी वीक हो जाए बोन, सॉफ्ट हो जाएं, और ये फिर अलामात ज़ाहिर है कि हड्डियों की आ रही होती हैं, दर्दों की। लेकिन जो बच्चों में होता है उसको हम रिकेट्स कहते हैं। ओस्टियोमलेशिया बड़ों में होता है, और जब वो सॉफ्ट हो जाती हैं, और रिकेट्स जो है वो बच्चों में होता है। उनकी जो टांगें हैं वो साइडों पे चली जाती है, जिसको हम बोर्ड लेग्स कहते हैं। इसी तरह से उनकी जो नशो नुमा है वो मुतासर होती है, डिलेड उनकी ग्रोथ होती है। और इसी तरह से ख़ास तौर पे उनका जो हड्डियां हैं वो कमज़ोर रहती हैं। तो बच्चों पे आप हमेशा नज़र रखें। अगर आपको लगता है कि उनकी जो टांगें हैं वो बाहर की तरफ जब वो चलते हैं तो आपको लगता है कि स्ट्रेट नहीं है, साइडों पे बो जो है वो तीर कमान को आप जहन में लाएं तो जैसे वो बो बनी होती है, तो उससे आपको समझ आ जाएगी कि मैं क्या बात कर रहा हूँ, कि स्ट्रेट की बजाय ऐसे। तो ये तो हैं वो जो हड्डियों और पट्ठों की अलामात होती हैं। लेकिन कुछ होती हैं अमूमी अलामात, जनरल जो सिम्टम्स होती हैं। उसमें क्या शामिल है? उसमें शामिल है जैसे कि बहुत ज़्यादा लोगों को इन्फेक्शंस होती हैं बार बार, क्योंकि उनका जो मदाफ़ती निज़ाम है वो कमज़ोर होता है। तो विटामिन डी का इस चीज़ से ताल्लुक़ है। लोगों को डिप्रेशन रहती है, उनको मूड जो है स्विंग्स होते हैं, मूड चेंज होता रहता है उनका। इसी तरह से हर वक्त की थकावट उनको रहती है। तो जो हर वक्त की थकावट होती है ये भी उसी तरफ इशारा करती है। और बाज़ लोगों को देखें, शुगर के मरीज़ों में तो समझ में आती है कि अगर उनका ज़ख़म होता है तो फिर बहुत टाइम लगता है ठीक होने में। लेकिन बाज़ का तो लोग शुगर के मरीज़ नहीं होते, फिर भी उनका ज़ख़म जो है वो जल्दी ठीक नहीं होता। अगर पुअर वूंड हीलिंग हो तो ये भी एक अलामत है कि इस तरफ बात जा सकती है। अब फ़र्ज़ करें कि किसी को ये प्रॉब्लम होता है कि उनको अलामत थी नहीं थी, लेकिन उनको या उनके डॉक्टर को नहीं पता चला कि विटामिन डी की कमी है, और ये कमी चलती रहती है, तो फिर इसकी कॉम्प्लिकेशन क्या होती हैं, लॉन्ग टर्म क्या नुकसानात हो सकते हैं। उसमें जो एक है, हड्डियों के अंदर भुरभुरापन आ जाता है, जिसको हम ओस्टियोपोरोसिस कहते हैं, जिससे बहुत ज़्यादा फ्रैक्चर होने के ख़तरा बढ़ जाता है। और इसी तरह से फिर एक होता है कि जिसको हम सेकेंडरी हाइपरथायराइडिज़म कहते हैं। पैराथायराइड जो है बुनियादी तौर पे एक गदूद होता है कि ये आपका थायराइड होता है, इसके ऊपर दोनों साइड पे छोटे छोटे गदूद पड़े होते हैं, जिनको हम पैराथायराइड कहते हैं, और वो एक हार्मोन खारिज करते हैं जिसको पैराथायराइड हार्मोन पीटीएच कहते हैं। तो जब कैल्शियम हमारे जिस्म में कम होती है तो वो ज़्यादा बढ़ता है, जब कैल्शियम ज़्यादा होती है तो उसको ज़रूरत नहीं होती। तो इसलिए अगर आपको कैल्शियम विटामिन डी की कमी हो, क्योंकि कैल्शियम और विटामिन डी का डायरेक्ट ताल्लुक है, तो वो बढ़ता जाएगा कैल्शियम को बढ़ाने के लिए, क्योंकि विटामिन डी की कमी से कैल्शियम की कमी होगी, जिसके नतीजे में पैराथायराइड बनेगा और हाइपर पैराथायराइडिज्म एक लॉन्ग टर्म कॉम्प्लिकेशन में ये भी आता है। और इसके साथ साथ बहुत सारे लोगों को कहा जा सकता है कि दिल के मसाइल, शुगर के मसाइल और जो ऑटो इम्यून डिजीज़ होती हैं तो वो बढ़ने का डर होता है। अब जो मैंने कहा था कि वो गोल्ड स्टैंडर्ड टेस्ट कौन सा है, वो कौन सा टेस्ट है कि जिसको अगर करवाया आपने नहीं है या आपके डॉक्टर ने, तो आपको पता ही नहीं चल सकता कि आपको विटामिन डी की कमी है। वो है सीरम 25 हाइड्रोक्सी विटामिन डी, या 25 OHD भी इसको हम लिखते हैं। तो अगर ये टेस्ट आप करवाते हैं ब्लड का, तो इसको हम कहते हैं गोल्ड स्टैंडर्ड, इसलिए कि इससे पता चल जाता है कि किसी को कमी है, कमी किस हद तक है उसकी, यानी कि सीवियरिटी या शिद्दत कितनी ज़्यादा है, क्योंकि इलाज का उस पर इन्हिसार होता है। जो इसके अलावा टेस्ट होते हैं वो भी मैं बता दूंगा, लेकिन इस टेस्ट में हम देखते हैं कि अगर किसी की जो इसका लेवल अगर 20 यानी 20 नैनोग्राम पर ml से कम आ जाए तो कमी है, और 20 से 30 नैनोग्राम पर ml के दरमियान आ जाए तो इनसफिशेंसी है। यानी आम लोगों को समझने के लिए ये ज़रूरी है कि
आपका लेवल नॉर्मल है और आपके कमी है, दोनों के दरमियान के लेवल को हम कहते हैं इनसफिशेंसी। और अगर किसी का लेवल 30 नैनोग्राम पर ml से ज़्यादा है तो इसको हम कहते हैं कि वो ठीक है, वो नॉर्मल है। लेकिन अब इंतहाई अहम चीज़, एक होता है टॉक्सिक लेवल। बाज़ लोग बहुत जज्बाती होकर बहुत ज़्यादा इसको इस्तेमाल करते हैं और लेवल को बहुत ऊपर लेके जाते हैं। 100 नैनोग्राम पर ml से ऊपर ये टॉक्सिक लेवल है। इसका मतलब है कि उससे आपको कॉम्प्लिकेशन आ जाएगी, उससे आपको नुकसान हो सकता है, तो ये बहुत ज़रूरी है। अब किसी को पता चल गया कि उसको विटामिन डी की कमी है, तो साथ कौन से टेस्ट और डॉक्टर उनके करवाते हैं जो हेल्प करते हैं। उन टेस्ट के अंदर शामिल है जैसे कैल्शियम का टेस्ट, फॉस्फेट का टेस्ट, और उसके बाद साथ एल्कलाइन फॉस्फेटेज का टेस्ट, और पैराथायराइड हार्मोन जैसे मैं पहले जिक्र कर चुका हूँ कि कमी हो तो ये बड़ा वो होता है। और एक और होता है कि अगर आपको हड्डियों के भुरभुरेपन का शक हो तो बोन मिनरल डेंसिटी करवाते हैं, जिसको हम डेक्सा स्कैन कहते हैं। तो ये स्कैन जो है आपके ऑस्टियोपोरोसिस या हड्डियों के भुरभुरेपन को बताती है, तो बहुत ज़रूरी बन जाता है कि ये टेस्ट करवाना है उस सूरत में अगर हड्डियों की भुरभुरेपन का शक हो। अब आते हैं मैनेजमेंट की तरफ कि एक दफ़ा पता चल गया कि ये किसी भी शख्स, मर्द या औरत को विटामिन डी की कमी है, तो फिर किस तरीके से कितना फिर ये देना होता है, ये बात को आपने गौर से समझना है। मैनेजमेंट में अगर हम बात करें, अगर तो माइल्ड डेफिशिएंसी है, जो इनसफिशिएंसी का मैंने जिक्र किया था कि 20 से लेकर 30 नैनोग्राम पर ml तक है, तो आपने 2 से 3 महीने यानी 8 से 12 हफ्ते के लिए 1000 से 2000 इंटरनेशनल यूनिट हर रोज़ाना दिया जाता है, ओरल D3 की शक्ल में आपका डॉक्टर देता है। मॉडरेट अगर हो, मॉडरेट का मतलब है कि कमी है 10 से 20 नैनोग्राम पर ml, तो 3000 से 6000 इंटरनेशनल यूनिट दिए जाते हैं रोज़ाना ओरल D3 के 8 से 12 हफ्ते के लिए, यानी 2 से 3 महीने के लिए। दूसरा हाल ये है कि 50,000 जो इंटरनेशनल यूनिट हर हफ्ते दिए जाएँ 6 से 8 हफ्ते, यानी वही 1.5 से 2 महीने के लिए। अगर किसी को बहुत ही ज़्यादा कमी है, सीवियर डेफिशिएंसी है, 10 नैनोग्राम पर ml से कम है, जो हम देखते रहते हैं बाज़ लोगों में, तो 3 महीने के लिए 6000 से 10,000 इंटरनेशनल यूनिट रोज़ाना या 50,000 इंटरनेशनल यूनिट हर हफ्ते दिए जाते हैं 2 महीने के लिए। और वो लोग जिनको जो हाई रिस्क होते हैं, कि जिनको ज़्यादा चांसेस होते हैं कि उनमें कमी होती रहती है, वो आगे मैं ज़िक्र करूँगा, तो उसमें आपने मेंटेनेंस थेरेपी देनी है 800 से 2000 इंटरनेशनल यूनिट रोज़ाना, ताकि उनको इस चीज़ की कमी ना हो पाए। अब कुछ लोग ये पूछते हैं कि हमारे लिए जो डॉक्टर ने तजवीज़ की है वो तो थोड़ी सी मुख्तलिफ़ किस्म की डोज़ है, तो इन लोगों को हम कहते हैं कि ये स्पेशल ग्रुप से ताल्लुक़ है। वो स्पेशल ग्रुप कौन कौन से होते हैं? मसलन जैसे मोटापे का अगर कोई शिकार लोग हों, या जिनमें कुछ आंतों की बीमारियाँ हों जिसमें माइल एब्जॉर्प्शन होती है, यानी क्रोन डिज़ीज़, सीलियक डिज़ीज़, तो उसमें 2 से 3 गुना ज़्यादा हम हायर डोजेज़ देते हैं, ज़्यादा डोज़ देते हैं। जिनको गुर्दों का मसला हो, क्रॉनिक किडनी डिज़ीज़, उनको हम देते हैं एक एक्टिव फॉर्म में देते हैं, क्योंकि गुर्दे ख़राब होते हैं, तो कैल्सीट्रायोल वो तो इसको एक्टिव हालत में ला नहीं सकते, तो पहले ही एक्टिव हालत में देते हैं। अच्छा, जो 1 साल से कम उम्र के बच्चे या बड़े बच्चे, उनमें 400 से 1000 इंटरनेशनल यूनिट देते हैं रोज़ाना, और इनका इन्हिसार है कि उनकी उम्र कितनी है और शिद्दत कितनी ज़्यादा है। अब एक और सवाल होता है लोगों का कि एक दफ़ा उन्होंने ये दवाई ले ली है, इसको ले लिया, तो फिर दोबारा टेस्ट हमने कब करवाना होता है? ये भी बहुत अहम टेस्ट है, ये बहुत अहम बात है। इसमें आपने 3 महीने का जब इलाज हो जाए, तो या इलाज को 3 महीने टोटल हो चुके हैं, तो उसके बाद आप इसको दोबारा चेक करवाएं 25 हाइड्रोक्सी जो डी लेवल को, और फिर इसकी डोज़ को हम एडजस्ट करते हैं। हम जो डोज़ है उसको इस हिसाब से करते हैं कि कितना लेवल आया, फिर उसी हिसाब से देते हैं। ये तो हो गया मैनेजमेंट। अब बहुत अहम हिस्सा है कि आपने बचना कैसे विटामिन डी की कमी से। ये प्रिवेंशन भी बहुत अहम होती है, उसमें सबसे अहम रोल तो है सन एक्सपोजर का। अब सूरज की जो रोशनी है वो 10 से 30 मिनट के लिए, यानी 10 मिनट से लेकर आधा घंटा तक आपने दोपहर के वक्त जो आप कोशिश करें कि आपके टांगें और बाजू जो हैं वो एक्सपोज हों, उनको कवर ना किया हो, तो हफ्ते में 2 से 3 दफ़ा जो है वो आप बैठेंगे, तो इससे आपको फ़ायदा होगा। अच्छा, मैं कमेंट सेक्शन में पढ़ रहा था, किसी ने लिखा हुआ था कि अगर आप दोपहर को बैठते हैं गर्मियों में, तो इससे तो आपको खुदा न खास्ता कोई कैंसर हो जाएगा, कुछ ऐसा होगा। देखें, इतनी देर के लिए नहीं होता, ख़ासतौर पर जब आपको विटामिन डी की कमी को पूरा करने के लिए बैठना है। और जैसे मैंने कहा कि आप सिर्फ अपनी टांगें और बाजू जो एक्सपोज हो, तो तब भी मसला हल हो जाता है, पूरे बॉडी को एक्सपोज करने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि ज़ाहिर गर्मियाँ हैं, तो मेरा यही ख्याल है कि इससे आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। दूसरा है कि आपने खुराक में क्या चीज़ें लेनी होती हैं कि जिससे आपको मिलता है, उसमें फैटी फ़िश है, जैसे कि सैल्मन है, मैकरेल है, दूध आपको मार्केट से मिलता है जिसमें विटामिन डी डाला होता है, और इसी तरह से अंडों के अंदर मौजूद होता है, और जो मशरूम्स होती हैं, यानी जो खुम्बियाँ होती हैं, आपको पता है खाने में बड़ी मज़ेदार होती हैं, जंगलियों के अलावा बात कर रहा हूँ क्योंकि उनसे बाज़ लोगों को एलर्जी हो जाती है, तो उसमें होता है। अब कुछ लोग पूछते हैं कि
उनको जो सप्लीमेंट जो है वो कितना लेना चाहिए और सप्लीमेंट क्या चाहिए कि नहीं चाहिए, तो उसमें आपने ये ज़हन में रखना है कि आम लोगों को, जो हेल्दी एडल्ट्स होते हैं, वो 600 से 800 इंटरनेशनल यूनिट रोज़ाना ले लें तो उससे उनको फिर ये कि कमी नहीं होती। लेकिन जो हाई रिस्क ग्रुप है, जिसका मैंने कहा था मैं आगे जाके बात करूँगा, वो उसमें जो है वो डार्क स्किन, जो हमारी तरह के पाकिस्तानी और ये एशियंस होते हैं, अफ्रीकन्स होते हैं, क्योंकि उनकी जिल्द सूरज की शॉं को नीचे नहीं जाने देती, तो उस सूरत में फिर आपको यानी कि ज़्यादा की ज़रूरत होती है। फिर या बुज़ुर्ग जो होते हैं जिनका, या वो लोग जो अंदर रहते हैं और बाहर सूरज के सामने कम ही आते हैं, उनको 1000 से 2000 इंटरनेशनल यूनिट जो है वो रोज़ाना देने पड़ते हैं। ये हाई रिस्क ग्रुप है जिसकी डोज जो है वो नॉर्मल से ज़्यादा है, जिस तरह के मैंने ज़िक्र भी किया था पहले और अभी भी देख लिया कि नॉर्मल लोगों की कितनी और इन हाई रिस्क लोगों की कितनी है। कब दिखाना चाहिए अपने डॉक्टर को? मेडिकल स्पेशलिस्ट को आप दिखा सकते हैं, एंडोक्राइनोलॉजिस्ट को आप दिखा सकते हैं। तो किस वक्त आपके लिए ज़रूरी है कि ख़ास तौर पे आप डॉक्टर के पास जाएँ, कि जब आपको बहुत ज़्यादा कमी हो, या फिर आपने लिया है इलाज लेकिन फिर भी ठीक नहीं हो रहे, या फिर आपको लगता है कि आपको कोई आंतों का वो मसला है कि जिसकी वजह से आपको आंतें जो है इसको नहीं पूरा कर रही, विटामिन डी को एब्जॉर्ब नहीं कर रही, या अगर आपको कोई बहुत ज़्यादा कैल्शियम है पहले बढ़ी हुई है, या फिर आपके गुर्दे जो हैं उसका कोई प्रॉब्लम है, या फिर ये है कि अगर आपको पहले से ओस्टियोपोरोसिस या रिकेट्स है। रिकेट्स जो है मैंने बताया था कि बच्चों में अगर हड्डियां बहुत कमज़ोर हो जाएं और बड़ों में अगर वो भुरभुरापन शुरू हो जाए, तो बहुत ज़रूरी है कि अपने डॉक्टर के पास लाजमी जाएं ताकि इस चीज़ को देखा जाए। तो एक अप्रोच होती है जिसको हम होलिस्टिक अप्रोच कहते हैं। होलिस्टिक अप्रोच का मतलब है कि आपकी खुराक, आपकी फ़िज़िकल एक्टिविटी यानी एक्सरसाइज, और आपका स्ट्रेस फ्री रहना, तो ये वो चीज़ें, और नींद को पूरा करना, ये वो 4 चीज़ें हैं कि जो आपके विटामिन डी की कमी को आपसे बचाने की पूरी कोशिश करती हैं और इस तरह के मसाइल से भी बचाती हैं। तो आई होप आपको समझ आई होगी। दोस्तों, मैं जैसे कि पहले भी आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि कमेंट सेक्शन में आपने मुझे गाइड करना है और सजेस्ट करना है कि मुझे किन टॉपिक्स के ऊपर वीडियोज़ ज़्यादा बनानी चाहिए। वीडियो को शेयर के काबिल है तो ज़रूर शेयर करें, लाइक तो आपने लाजमी करना है। चैनल को नहीं किया सब्सक्राइब तो सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन दबा दें। आप अपना और अपनी फैमिली का ख्याल रखें। अल्लाह ताला आपको और आपकी फैमिली को हर किस्म की बुराई, बीमारी और आजमाइश से महफूज रखे।